अच्छा, चलो लेट अस स्टार्ट. कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. प्राइमरीली हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, ठीक है. दिस इज़ द चैप्टर दैट वी आर डूइंग. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगर मैं कैपिटल का मतलब समझना चाहूँ, कैपिटल का मतलब क्या होता है? हम लोग कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत सारे, एक तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है और एक ये इंपॉर्टेंट टर्म है. कॉस्ट मतलब हो जाता है एनी मनी एक्सपेंडेड ऑन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है. फॉर एज पर माई कॉन्सेप्ट, एज पर माई एक्सप्लेनेशन, आई बिलीव कॉस्ट का मतलब होता है इट इज़ एन अमाउंट दैट वी आर एक्सपेंडिंग इन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिटर्न. कॉस्ट उसे कहते हैं, ठीक है. इसे खर्चा भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कॉस्ट, हाँ, खर्चा भी हम लोग बोल सकते हैं. सो कॉस्ट इज़ द एनी अमाउंट दैट वी आर इनकरिंग इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, ठीक है. सो एनी अमाउंट incurred in expectation of return. So this is the basic meaning that I can say कि cost का मतलब ये होता है. Now capital का मतलब क्या हो गया? capital का मतलब क्या हो गया? capital का मतलब हो गया the amounts from various sources invested in the business, ठीक है. सो वेरियस सोर्सेस से पैसे हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उसे ही तो हम लोग कैपिटल कहेंगे, ठीक है. सो कैपिटल इज़ नॉट नेसेसरीली द अमाउंट दैट इज़ इन्वेस्टेड बाय वे ऑफ इक्विटी और बाय वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सो कॉस्ट का मतलब और कैपिटल का मतलब, दोनों का मतलब हमें समझ आ गया है ना. कॉस्ट का मतलब हो गया कोई भी पैसा जो हम लोग खर्च करते हैं इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर रिटर्न, और कैपिटल का मतलब हो गया जो भी पैसा बिजनेस में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, है ना. इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आप एसेट खरीदते हैं, आप कहीं स्टॉक खरीद लिए आपने, जो भी पैसा आपका वर्किंग कैपिटल के तौर पे लगेगा, एवरीथिंग इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कैपिटल, ठीक है. नाउ अब अगर मैं आपको पूछूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया, एक बार मैं इसे ऊपर ले लूं या फिर इसे साइड में ले लेता हूं, ठीक है. इसे मैं साइड में ले लेता हूं. यस, तो फिर हमें सुविधा होगा. चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ दें, इसका मतलब हमें क्या समझ आया? इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे जो भी पैसा हम लोग इन्वॉल्व करते हैं उसमें कुछ खर्चा लगता है, ठीक है. द अमाउंट of money required to raise and maintain the capital structure, है ना. सो कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखने के लिए जो भी पैसा हमें ज़रूरत पड़ता है ना बिजनेस में, वो हो जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है ना, अलग अलग तरह के कैपिटल हैं, अलग अलग तरह के सोर्सेस हैं और उनका कॉस्ट भी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल मैं बाद में देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, अपने थोड़ा नीचे जाते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये मेरे मटेरियल में एक्चुअली बहुत इलाबोरेट करके दिया हुआ है। द टॉपिक्स दैट आई हैव स्किप जस्ट नाउ, वो सब हमारा बाद में यूज़ होगा। है क्या, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिज़ाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन अंडरटेकिंग एज बेसिक रीजन ऑफ रनिंग ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग इज़ टू अर्न रिटर्न एट लीस्ट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि अच्छा, मैं पहले यहाँ पे बता दूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हो गया। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है, सोर्सेस, और ये हमारा कॉस्ट। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का कॉस्ट होता है इंटरेस्ट। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स, इसका होता है डिविडेंड। देन हम लोग आते हैं बॉन्ड में, इसका होता है इंटरेस्ट। इस तरह से आगे अगर हम लोग बढ़ते जाएं, अलग अलग सोर्स के अलग अलग कॉस्ट होते हैं। बॉन्ड हो गया, देन आते हैं हम लोग सब इक्विटी शेयर, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का भी जो कॉस्ट है ना वो डिविडेंड है। तो अभी ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर डिविडेंड किस तरह से कॉस्ट हो गया या इंटरेस्ट किस तरह से कॉस्ट में हो गया। आप जब डिबेंचर्स मार्केट में फ्लोट करते हैं या फिर इक्विटी शेयर्स मार्केट में जब आप फ्लोट करते हैं, तब क्या होता है, तब ये होता है कि लोग आपसे इक्विटी शेयर खरीदे। एक्सपेक्टेशन क्या था लोगों का, एक्सपेक्टेशन लोगों का ये था कि फ्यूचर में जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में द कंपनी विल पे रेगुलर डिविडेंड्स। सो इन्वेस्टमेंट का एक रिटर्न होगा जो भी इक्विटी शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं लोगों ने। डिबेंचर्स हो गया, इट्स अ लोन बॉन्ड, लोन काइंड ऑफ मनी। जब भी डिबेंचर्स में पैसे इन्वॉल्व कोई करता है दे एक्सपेक्ट रेगुलर रिटर्न फ्रॉम द कंपनी। बॉन्ड्स भी सिमिलर नेचर का ही हुआ, बॉन्ड भी वही होता है। बॉन्ड में क्या होता है, द कंपनी इश्यूज सम काइंड ऑफ बॉन्ड एंड फॉर दैट द कंपनी पेज रेगुलर इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म लोन्स अपने बैंक से लोन लेते हैं, उसके अगेंस्ट में द कंपनी पेज इंटरेस्ट। सो दीज आर ऑल द एक्सपेंसेस दैट द कंपनी इज अंडरटेकिंग फॉर रेजिंग दिस काइंड ऑफ मनी। जो भी पैसा कंपनी रेज करता है वो कंपनी जिस फॉर्म में रेज करता है उसके लिए उसे कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, ठीक है, कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। Thus, cost of capital constitutes an important factor in various business decisions. For example, in analyzing financial implication of capital structure proposal, cost of capital may be taken as the discounting rate. अच्छा,
मैं एक बार यहाँ पे बताता हूँ क्या होता है कि जब भी एक बिजनेस को पैसे चाहिए होते हैं, द बिजनेस ऑलवेज डज नॉट इन्वॉल्व और डज नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल सोर्स। वो खाली डिबेंचर्स में ही डिपेंड नहीं करेगा और ना ही वो प्रेफरेंस में डिपेंड करेगा और ना ही वो बॉन्ड में या फिर इक्विटी या फिर लॉन्ग टर्म में। वो क्या करेगा ना, द कंपनी विल ट्राई टू एकोमोडेट इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इन अ वे दैट वेरियस सोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड। वेरियस सोर्सेस, फ्रॉम वेरियस सोर्सेस द कंपनी इज रेजिंग फंड and the company is utilizing that money to finance its different projects. And how and why the company does that? वो कॉम्बिनेशन किस लिए करेगा? वो कॉम्बिनेशन इसलिए करेगा कि जिससे कंपनी सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसे पेमेंट करना पड़े और सबसे कम उसका इंटरेस्ट डाइल्यूट हो। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ना, ये इंटरेस्ट इन्वॉल्व करता है। इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि जब आप इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करते हैं ना, तो यू आर लूजिंग सम लेवल ऑफ योर ओनरशिप फ्रॉम द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम और आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। सो आई एम 50% ओनर, यू आर 50% ओनर। द मोमेंट I or you are involving two more friend of yours in the business, in that case we have to share the business ownership in 4 equal parts. So now मेरा 25% हो गया, आपका भी 25% and the other 2 partners who are coming into the business वो भी 25% के हो गए। So number of equity shares जब बढ़ेगा मार्केट में तो पर शेयर ओनरशिप जो है वो घटते रहता है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर मार्केट में बढ़ता भी है ना, बढ़ता है, तो फिर डिविडेंड भी देना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। आई एम नॉट सेइंग कि इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड हम लोग को हमेशा देना पड़ता है। डिविडेंड इज़ पेड ओनली व्हेन द कंपनी इज़ अर्निंग प्रॉफिट, अदरवाइज द कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड। बट जब भी प्रॉफिट होता है ना, बहुत ज़्यादा डिविडेंड कंपनी को दे देना पड़ता है, क्योंकि सारा पैसा ओनर लोगों का ही होता है। सो वेन एवर द कंपनी इज़ अर्निंग प्रॉफिट, maximum money is paid to equity share holders as dividend. So that becomes the most expensive source of fund. Now there is also a situation जब company debt, देखो the examples that I have given here as the sources, इसमें ये मेरा debt है, ये मेरा debt है, ये मेरा डेट है, ये मेरा डेट है। डेट मतलब आउटसाइडर्स मनी या फिर लोन फंड हो गया विच द कंपनी हैव टेकन। इसका एक तो हो गया, ये है मेरा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब हो गया द कॉस्ट द कंपनी हैव टू पे आउट ऑफ इट्स पॉकेट। अपने पॉकेट से, अपने जेब से निकाल के वो पैसा कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा टू ऑल द डिबेंचर होल्डर्स, द बॉन्ड होल्डर्स और द बैंक्स from where the company have taken the money. तो इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक्सप्लिसिट, ठीक है। और इसके अलावा इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होता है ना। व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेती है बैंक से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जब वो बॉन्ड इशू करती है या फिर डिबेंचर वो कंपनी मार्केट में फ्लोट करवाती है, एट दैट टाइम द कंपनी इज़ गेटिंग अ बिट रिस्की। इफ़ द कंपनी इज़ रेजिंग मोर मनी in the form of loans or debentures, then the company is becoming more risky. And as the amount or as the quantum of capital, loan capital increases in the entire capital structure, the company is getting more and more and more risky in the eyes of owners or in the eyes of shareholders. The company never wants that. कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो के हाथ के आंखों में वो रिस्की बन जाए। बिकॉज हर एक कंपनी का मोस्टली मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम और मैक्सिमम कैपिटल इन्वॉल्वमेंट
is coming from equity shareholders. Because that is why we call them owners. They are the one who are taking the risk of operating the business and arranging all the required elements in the business. So we never want that the company becomes risky in the eyes of shareholders. When the company becomes risky, the equity shareholders demands more dividend. They will ask the company to perform better than earlier. कंपनी तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं, दे विल आस्क द कंपनी कि आप पहले जितना हमारे पैसे से आप काम कर रहे थे, आप जितना परफॉर्म कर रहे थे, अभी तो आपने लोन ले लिया, अभी आपने डिबेंचर इशू कर लिया, तो आपके पास बहुत पैसा हो गया. सो इफ़ द मैनेजमेंट ऑफ फंड इज़ सो वेल, अगर आप पैसे को इतने अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हैं, सो मैनेज इट इन अ वे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकें और वो पैसा आप शेयर होल्डर्स को लौटा सकें, शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आप दे सकें. बिकॉज द शेयर होल्डर्स आर टेकिंग रिस्क ना, वो लोग रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड ले डिवेंचर्स या बॉन्ड्स या लोन मार्केट से लेते हैं, तो कभी भी आपका बिजनेस बंद हो सकता है अगर आप उन्हें उनका पैसा नहीं पेमेंट करते हैं. If the company does not pay interest, if the company is not repaying the principal amount, the company may get closed or may be put under lock and key by these lenders. Anyways, मैं एक एक करके यहाँ पे हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करेंगे कि किसको हम लोग के सिलेबस में यूजुअली हम लोग का इम्प्लिसिट कॉस्ट तो हो गया, ये तो एक फीलिंग हो गया. इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ अ फीलिंग, इट्स अ थिंकिंग दैट कमिंग इन टू द माइंड ऑफ शेयर होल्डर्स व्हेन द कंपनी इज बिकमिंग मोर रिस्की. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं कॉस्ट ऑफ डेट. ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट. ठीक है, एनी काइंड ऑफ लोन के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ. सो कॉस्ट ऑफ डेट का यहाँ पे फॉर्मूला है KD इक्वल I बाई NP विद इन ब्रैकेट 1 माइनस T, where I is rate of interest. ठीक है, and NP is the net proceeds. NP stands for net proceeds, मतलब आपने जो लोन लिया कितना लिया. ठीक है, and T stands for tax rate. T stands for tax rate. It is a very simple formula. एक सम मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से करने का. मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ, एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व करेंगे. A company issues rupees 10 lakh 9%, rupees 10 lakh 9% debentures. अच्छा, बाय द वे ये जो मैं ऊपर में फॉर्मूला लिखा, दिस इज इररिडीमेबल. इररिडीमेबल का मतलब है आप लोन तो ले लीजिए, आपको लौटाना नहीं पड़ेगा. यू डोंट हैव टू रीपे दिस
काइंड ऑफ लोन, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला है आई बाई एन पी विद इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। अच्छा, टैक्स रेट है यहाँ पे 35%। अच्छा, हमें करना क्या है, कैलकुलेट KD। KD स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओके, कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, KD स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। Now, there are different situation here. Calculate KD under number 1. Debentures issued at par. Number 2, debentures issued at 10% discount. And number 3 is debenture issued at 10% premium, ठीक है। These are the 3 situation under which we have to calculate the cost of debt. तो चलो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। लेट अस फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, ठीक है। सोल्यूशन में पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। द फॉर्मूला फॉर अस इज KD इक्वल I बाई NP विद इन ब्रैकेट 1 माइनस T। सॉरी, ओके, देयर इज अ मिस्टेक इन द फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन अर्लियर, ठीक है। मतलब मिस्टेक कुछ नहीं है, इसको ठीक से लिखता हूँ मैं। हाँ, शॉर्ट में लिखने का कोशिश किया ना, इसीलिए हो गया, कोई नहीं। आई के बाजू में 1 माइनस टी होगा बाई नेट प्रोसीड्स, ठीक है। इसको इंटू 100 भी कर सकते हैं, ठीक है, 100 कर देते हैं। अच्छा जी, सो दिस इज़ हाउ वी विल फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर भी वही है, आई के पास में वी हैव टू राइट 1 माइनस टी एंड इंटू 100। सो सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1 में आई कितना है, आई है 9% डिबेंचर्स यहाँ पे कहा गया है ना, 9% डिबेंचर्स कहा गया है। मैं हमेशा यहाँ पे एक फॉर्मूला या फिर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करूँगा तुम लोग के साथ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्राई टू सॉल्व on the basis of per debenture। पर डिबेंचर मतलब क्या हो गया कि मैं 100 रुपए के बेसिस में करना चाहूँगा। आई कैन डू इट ऑन द बेसिस ऑफ 10 लाख ऑल्सो। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आई एम फाइंडिंग आउट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% ऑन 100। मैं 9% ऑन 10 लाख भी कर सकता हूँ। आई विल गेट 90,000 रुपीज़, आई कैन डू दैट। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख मुझे करना पड़ेगा। रादर देन दैट आई एम डूइंग इट 9% ऑफ 100 विच इज़ 9 बाई, अच्छा 9 1 माइनस 35% टैक्स ब्रैकेट है तो आई एम कंसिडरिंग 0.35, 1 माइनस 0.35 होल डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स। सिचुएशन नंबर 1 इज एट पार, ओके, सिचुएशन नंबर 1 इज एट पार, ओके। सो मैं यहाँ पे आई लिखा था ना पहले, तो अच्छा मैं पहले इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। सो आई स्टैंड्स फॉर 100 इंटू 9% विच इज़ 9, नेट प्रोसीड इज 100, ठीक है। सो हम लोग ये फॉर्मूला में पुट करते हैं ये डिटेल्स को एंड लेट अस सी व्हाट इज कमिंग। सो KD इक्वल I is 9 within bracket 1 minus 0.35 whole divided by 100 multiply 100. So let us find out what are we getting.
सो 9, अच्छा 1 माइनस 0.35 क्या होता है, 1 माइनस 0.35, ये देख लो 65 आएगा, ठीक है ना, 65 आएगा। इसका मतलब क्या है ना, इट इज़ नेट ऑफ टैक्स। टैक्स है मेरा 35%, 35% अगर आप काट दो तो ये नेट बचेगा, ठीक है। तो 0.65 मल्टीप्लाइड 9, सो वी आर गेटिंग 5.85, 5.85 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, सो ये 100 कट जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ 5.85%। सो मेरा पहला कॉस्ट ऑफ डेट आ गया 5.85%। नाउ सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 क्या था, 10% डिस्काउंट में अगर वो इशू करता है तो। सो अगेन आई यहाँ पर भी आपका 100 में ही मिलेगा, हमेशा याद रखना फेस वैल्यू, ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। सो ऑन फेस वैल्यू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑन फेस वैल्यू, ठीक है, दैट इज 100 इंटू 9% इक्वल 9। अच्छा, नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स मतलब 10% डिस्काउंट में उसे पैसे मिले तो 100 मिलना चाहिए था, लेकिन उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, 10% ऑफ 100 विच इज़ 10, सो 90 रुपये मिला। नेट प्रोसीड्स इज 90 रुपया, 90 रुपीज़। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे, के डी इक्वल आई इज़ 9, 1 माइनस 0.35 विद इन डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100। तो करते हैं सॉल्व, तो 5.85, ये मेरा 5.85 बाई 90 इंटू 100, ठीक है। सो करते हैं डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, तो ये मेरा आ गया 6.5%। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर, मैं हमेशा बोलता हूँ इस काइंड ऑफ कैलकुलेशन में हमेशा कैलकुलेटर में ना पहले डिवाइड करना फिर मल्टीप्लाई करना, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फाइंड आउट द आंसर। अच्छा, जस्ट अ टिप। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन नंबर 3 वॉज 10% प्रीमियम, ओके। सो अगेन आई विल बी 100 इंटू 9% विच इज़ 9, एंड नेट प्रोसीड्स जो मेरा है वो हो जाएगा 100 प्लस, क्योंकि प्रीमियम है तो प्रीमियम तो प्लस होता है, 10% ऑफ 100 इक्वल 110, ठीक है। सो के डी निकालते हैं, के डी इक्वल 9 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.35 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई 100। सो व्हाट आर वी गेटिंग, लेट अस सी। ये तो मेरा 5.85 आ जाएगा, है ना। सो 5.85 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई 100, so we are getting, oh just a moment, शायद कुछ गलती है, 5.85 डिवाइडेड बाई 110 multiply 100, so we are getting 5.32%, 5.32% as our cost of capital। तो यहीं से समझ में आता है जब एक ही सिचुएशन में हम लोग पार में इशू करते हैं तो 5.85 आया, प्रीमियम डिस्काउंट में तो 6.5 और प्रीमियम में तो 5.32। सो प्रीमियम में अगर इशू करता है इरिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल बॉन्ड, तो फिर मेरा कॉस्ट सबसे कम आता है। नाउ अब हमारा काम है नेक्स्ट टॉपिक में जाना है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स और बॉन्ड्स और वॉट एवर यू से। रिडीमेबल का मतलब क्या हो गया कि आपको अब पैसे ना लौटाने पड़ेंगे, यू हैव टू रिफंड, यू हैव टू रीपे
दिस काइंड ऑफ मनी, ये आपको वापस देना पड़ेगा. यू कैन नॉट कीप दिस मनी विथ यू. तो एक मैच्योरिटी पीरियड होता है. सो रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या हो गया, देयर हैज़ टू बी अ मैच्योरिटी पीरियड. आफ्टर द मैच्योरिटी you have to refund or repay all the debenture holders with the money that they have invested in the beginning. ठीक है. सो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो यहाँ पर भी के डी ही निकालना है हमें. सो के डी इक्वल, अच्छा इसको मैं के डी इक्वल I within bracket 1 minus t plus r minus s whole divided by n. पूरे को डिवाइड करना है r plus s by 2. इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से. ठीक है, डरना नहीं है. इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला. मैं एक एक करके बताता हूँ. आई मतलब तो पता ही है, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया. आई मतलब होता है इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट जो मिलेगा. ठीक है, एक एक करके बताता हूँ. उसके बाद नंबर आता है टी का. टी इज़ टैक्स रेट. देन आर. आर मतलब हो गया रिडीमेबल वैल्यू एट मैच्योरिटी. ठीक है, एंड एस का मतलब हो गया सेल वैल्यू. सेल वैल्यू बोलना गलत होगा. वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग. सेल आउट वैल्यू बोल सकते हैं. सेल आउट वैल्यू लेस डिस्काउंट. पहले डिस्काउंट माइनस होगा, लेस फ्लोटेशन कॉस्ट. ठीक है, सेल आउट वैल्यू लेस डिस्काउंट लेस फ्लोटेशन कॉस्ट. तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली इसका मतलब हो गया नेट प्रोसीड्स. जो पैसा आपको नेट मिला उसके बारे में बात कर रहे हैं. डिस्काउंट और फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना है. फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जब भी कंपनी मार्केट में शेयर्स या डिवेंचर्स जब भी इशू करती है ना, देर आर सर्टेन कॉस्ट्स इन्वॉल्व, लाइक ब्रोकरेज हो गया एंड अदर प्रोसेसिंग फ़ी हो गया, जो कंपनी को बेयर करना पड़ता है. सो दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. दैट एग्जांपल विल क्लियर आवर क्लाउड फॉर द फार्मूला जो मैंने दिया. इट्स अ बिट टू मच, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं. A Limited has issued 10% redeemable debentures of rupees 100 each. Which are redeemable after 8 years. अच्छा, मैं ऊपर फॉर्मूला में एक चीज़ बोलना भूल गया कि N, what does N stands for? N का मतलब क्या है? So N stands for number of years. नंबर ऑफ ईयर्स मतलब मैच्योरिटी पीरियड. कितने दिन में मैच्योरिटी होगा.
जैसे जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं ना, यहाँ पे 8 साल है पीरियड, तो 8 साल हो गया मेरा n, 8 साल स्टैंड्स फॉर 8 स्टैंड्स फॉर n. Now let us continue with the question. Flotation cost 10%, tax rate 40%. Compute KD. ठीक है, हमें KD कैलकुलेट करना है. सो KD का फॉर्मूला सबसे पहले, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज प्रैक्टिस टू राइट द फॉर्मूला I 1 minus T plus R minus S by N whole divided by R whole divided by R plus S by 2 multiply 100. So let us write down the details. I stands for, मैंने बताया ना यहाँ पे, पहले भी मैंने बताया था कि try to solve the question on the basis of per debenture value. तो I is 10%, 10% of 100 is 10. So 10 within bracket 1 minus 0.40, ये 40% है, 0.40 प्लस R stands for redeemable value. R stands for redeemable value. Since the question does not mention about the redeemable value, we will consider it is a question where the debentures are redeemable at par. तो par में redeem हो रहा है, ठीक है, par में redeem हो रहा है, तो जितने का शेयर है, जितने का डिबेंचर है उतने में ही. तो 100 का है, मैच्योरिटी जब 8 साल के बाद हो जाएगी तो लोगों को 100 रुपया ही वापस मिलेगा. सो 100 माइनस आज के दिन में कितना पैसा मिल रहा है, आज के दिन में उसे मिल रहा है 100 रुपया मिलना चाहिए था. कंपनी इज सेलिंग 100 रुपीज़ डिबेंचर, लेकिन यहाँ पे देखो फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया. फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी को लग गया 10%. फ्लोटेशन कॉस्ट 10%, मतलब कि एक एक डिबेंचर को इशू करने के लिए 10%, मतलब 100 का 10% इज 10% ऑफ 100. 100 का 10% मतलब 10 हो गया, वो उसे देना पड़ रहा है. अच्छा, इसको होल डिवाइडेड बाई 8 एंड इसको फिर वापस R 100 हो गया, प्लस ये 100 माइनस 10 इज 90 बाई 2. ठीक है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से. एंड नाउ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं एक एक करके. 10 इंटू 0.6 है ना, 1 माइनस 0.4, मतलब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस 0.4, 0.6 आ गया. 0.6 को आप मल्टीप्लाई करो 10 से, वी आर गेटिंग 6 है ना. तो राइट 6 प्लस 100 माइनस 90 है, ये मेरा 90 है, 90 होगा. सो 100 माइनस 90 इज 10 डिवाइडेड बाई 8, और ये हमारा आ रहा है 190 डिवाइडेड बाई 2. 190 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 190 डिवाइडेड बाई 2 95. सो ये 95 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से. नाउ सो 10 बाई 8, 10 डिवाइडेड बाई 8, इट इज़ गिविंग मी 1.25, प्लस करना है 6 से, आई एम गेटिंग 7.25. ठीक है, सो आई एम गेटिंग 7.25 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100. इसे सॉल्व करते हैं. 7.25 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, आई एम गेटिंग 7.63 एज माई आंसर. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल 7.63%. तो मेरा KD आ गया, 7.63%. सो माई KD इज 7.63%.
ठीक है। अच्छा, अब I have few questions. एक सेकेंड। Problem number 1. Calculate the cost of capital in the following cases. X Limited issues 12% debentures of face value 100 and realizes 95 per debenture. The debentures are redeemable after 10 years at a premium of 10%. चलिए, बहुत अच्छा सम है, एक बार सॉल्व करते हैं। ये रिडीमेबल डिबेंचर से पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है। सो आई इज 12%, ठीक है। आर रिडीमेबल वैल्यू कितना है, 10 ईयर्स के बाद 10% प्रीमियम में देना है, मतलब 100 100 प्लस 10 इक्वल 110। एस इज इशू प्राइस, आज के डेट में कितना पैसा मिल रहा है, 95। देखो ये रहा 95, है ना। डिबेंचर्स वो 100 रुपये का इशू कर रहा था, लेकिन ही रियलाइजेस, एक्स लिमिटेड रियलाइजेस, मतलब कितना पैसा उसे मिला, 95 रुपीज़ मिला। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, सो एन इज 10। सो अभी हम लोग वापस फॉर्मूला लिखेंगे, के डी इक्वल आई 1 माइनस टी प्लस आर माइनस एस बाई एन होल डिवाइडेड बाई आर प्लस एस बाई 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सो इक्वल आई हो गया मेरा 12। अच्छा, टैक्स रेट कितना है यहाँ पे, टैक्स रेट, अच्छा देयर आर 2 सिचुएशंस यहाँ पे, तो टैक्स रेट यहाँ 50% दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है। सो 1 माइनस 0.5, ठीक है, 1 माइनस 0.5 प्लस आर है मेरा 110 माइनस 95 होल डिवाइडेड बाई 10, पूरे को डिवाइड करना है, 110 प्लस 95 होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर का हेल्प लेंगे हम लोग। 12 इंटू 0.5 वी आर गेटिंग 6 लिखे, ठीक है। अच्छा, 110 माइनस 95, 110 माइनस 95 कितना आ गया, 15 आ गया। 15 को डिवाइड करिए 10 से, वी आर गेटिंग 1.5, तो ये प्लस 1.5 होल डिवाइडेड बाई, अच्छा 110 प्लस 95 कितना आ गया, 205, डिवाइड करो इसको 2 से, वी आर गेटिंग 102.5। इस पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करो ना, सिक्स प्लस 1.5 7.5 होल डिवाइडेड बाई 102.5, ये इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, सो वी आर गेटिंग 7.32%। कैलकुलेटर देख लो, 7.317 है, मैं उसको राउंड ऑफ किया तो 7.32%, ठीक है। नाउ ये तो हो गया मेरा रिडीमेबल डिबेंचर्स का सिचुएशन, ठीक है। रिडीमेबल डिबेंचर्स जब होता है तो इस तरह का हमें फॉर्मूला यूज करना है। नाउ अब बारी आती है प्रेफरेंस शेयर्स का।
अब बारी आता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स का। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ प्रेफरेंस शेयर जो है इसमें डिविडेंड मिलता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ KP, KP स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल D प्लस R माइनस S बाई N होल डिवाइडेड बाई R प्लस S बाई 2 मल्टीप्लाई 100। देखो सब कुछ ही सेम है, लेकिन I 1 माइनस टी नहीं होगा। I 1 माइनस टी जो हम लोग वहाँ पे लिख रहे थे ना, I विद इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, ये वाला पार्ट इज रिप्लेस कर दिए हम लोगों ने D से, क्योंकि डिबेंचर जो डिविडेंड है उससे टैक्स माइनस नहीं होता है। डिविडेंड जो पेमेंट होता है ना, ये आफ्टर टैक्स पेमेंट होता है। मतलब मैं अगर इसको और इलाबोरेट करूं कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ, वाई डू वी हैव अ फॉर्मूला लाइक दिस फॉर डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, देयर इज़ अ रीज़न। मैं एक इनकम स्टेटमेंट यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट को हम लोग बाद में रेफ़र करेंगे बार बार, लेकिन अभी के लिए जस्ट ऐसे ही एक इनकम स्टेटमेंट जो तुम लोगों ने पहले भी देखा है, सेल्स, इससे हम लोग माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे हम लोग माइनस करते हैं, इससे हम लोग माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमें मिलता है प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है ये है मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं EBIT। इससे हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट, एंड देन वी गेट अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अभी यहां से क्या करना होता है, लेस करना होता है टैक्स। तो टैक्स पेमेंट कर दिया हम लोगों ने, अर्निंग बिफोर इन टैक्स से अगर आप टैक्स माइनस कर देते हैं तो आपके पास जो बचेगा दैट इज कॉल्ड अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर EAT। अब इसके बाद हम लोग पेमेंट करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड में पहले बारी आती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों का, एंड देन बारी आता है इक्विटी शेयर कैपिटल का। सो देखो, टैक्स पहले पेमेंट हो गया, टैक्स पहले ही पेमेंट हो गया, उसके बाद आपको डिविडेंड पेमेंट करना पड़ रहा है, दैट इज़ वाई। और देखो, टैक्स के पहले ऊपर में अगर हम लोग जाते हैं ना इस इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से, तो देखो यहाँ पे इस पार्ट में इंटरेस्ट पहले पेमेंट हो रहा है, उसके बाद टैक्स पेमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट में टैक्स का जो अमाउंट है वो एडजस्टेड नहीं है, ठीक है। टैक्स जो है इट इज़ एन अर्निंग ना, इट इज़ एन अर्निंग फॉर द कंपनी एंड एन एक्सपेंस, सॉरी, अर्निंग फॉर द फाइनेंसर एंड एक्सपेंस फॉर द कंपनी। तो जब भी आप PL अकाउंट बनाते हैं तो आप इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस डेबिट करते हैं, एंड उसके बाद आप टैक्स पेमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि टैक्स जो है
उसमें इंटरेस्ट का खर्चा के वजह से टैक्स कम देना पड़ रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं होता तो फिर खर्चा कम होता, खर्चा कम होता तो इनकम ज़्यादा होता, इनकम ज़्यादा होता तो टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता। इंटरेस्ट प्रेजेंट है हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, इसलिए हमें हमारा इनकम कम जाएगा, इनकम कम जाएगा तो हमारा टैक्स भी कम हो जाएगा। So that is why the formula of preference share capital is like the way I showed, ठीक है, D plus R minus N by N, R plus S by 2 into 100, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट बी है। वाई लिमिटेड इशूज़ 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच 92 पर शेयर, मतलब 92 पर शेयर उसे मिला, ठीक है। द शेयर्स आर रीपेबल आफ्टर 12 ईयर्स एट पार, तो पार में देना है, मतलब 100 का 100 ही देना है, 100 का 100 ही देना है, ठीक है। मैं इस तरफ करता हूँ। फोर्टीन % प्रेफरेंस शेयर्स है, सो डी जो है, डी हो गया मेरा 14, ठीक है। आर क्या होगा, आर हमारा होगा यहाँ पे रिडीमेबल वैल्यू विच इज़ एट पार, हाँ 100। एस क्या होगा, कितना पैसा रियलाइज हुआ, कंपनी ने कितना पैसा कंपनी को मिला, 92, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 रुपये का शेयर है लेकिन 92 में उसने इशू किया, 92 में दिया। And N stands for number of years which is 12. So formula क्या है, KP is D plus R minus S by N whole divided by R plus S by 2 multiply 100। इसको हम लोग अगर इक्वल करते हैं, so 14 plus R minus S, R is 100, S is 92 by 12 whole divided by 100 plus 92 by 2 multiply 100। चलो इसको आप कैलकुलेट करते हैं धीरे धीरे एक एक करके। 14 तो 14 है, चलो 100 माइनस 92, ये आ गया मेरा 8, डिवाइड करते हैं इसे 12 से, वी आर गेटिंग 0.66666, तो 14 प्लस 0.6667, इसको डिवाइड करना है 100 प्लस 92 विच इज़ 192 डिवाइडेड बाई 2 कमिंग एज 96, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो and let's see what are we getting। 14 plus 0.66667 divided by 96 into 100, तो देखो हमें मिल रहा है 15.28%। So 15.28% as our cost of preference shares. So this is how we have to calculate cost of preference shares।